यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री को हम जो रेशोज हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल और अकॉर्डिंग टू द साइड्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम उसमें क्या क्या चीजें हमें रीड करनी है। फर्स्ट पहले आपको एक कंक्लूजन देती हूँ। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनके बारे में पहले बताती हूँ ये क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ, इन दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी नीचे फ्लोर पर खड़ी हूं मैं, तो मेरा आई से अगर मैं रूफ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, जैसे रूम में सीलिंग फैन लगा हुआ है तो मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, तो मेरा आई से, ऑब्जर्वर की आई से यहाँ पर फैन तक, या जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन ही है मेरे हाथ में, तो यहाँ पर अगर मैंने इसे स्ट्रेट नहीं रखा, इस तरह से रखा है टेढ़ा करके, तो मेरा आई से इस पेन को देखने का जो लाइन ऑफ साइट है और जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। बॉटम से टॉप की तरफ मैं देख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो लाइन ऑफ साइट, यहाँ से मैं ये ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजेंटल लेवल से, ये आपका ये लेवल है हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ से मैं ये एक ऑब्जेक्ट देख रही हूँ अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है, और वहां से ये जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ किसी बिल्डिंग के रूफ पर हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, छत पर, और मैं नीचे की तरफ यहाँ एक बॉल पड़ी थी, ठीक है, तो मैं इस बॉल की तरफ देख रही हूँ ऊपर छत से, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये लाइन ऑफ साइट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है इस समय, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहां से जो मैं कुछ देख रही हूं, तो ये जो मेरा एंगल फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये समझ आ गया आपको? तो कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट किया? जब हम बॉटम से टॉप की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हॉरिजॉन्टल। ये स्टूडेंट, मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया। क्या बताया? व्हेन वी सी वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, ये बॉटम है और ये टॉप है, ये यहाँ पर क्या है? दिस इज द बॉटम। यहाँ पर आई ऑफ साइट जो था, यहाँ से मैं कोई चीज देख रही हूँ, कहाँ पर देख रही हूँ? ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ मैं कोई ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, और दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मैं यहाँ पर ऊपर खड़ी हूँ, रूफ पर, छत पर खड़ी हूँ, और ये बॉल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं नीचे की तरफ, ये टॉप था और ये बॉटम है, नीचे की तरफ मैं कोई चीज देख रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ मैं कोई चीज देख रही हूँ, तो ये जो हमारा एंगल फॉर्म्ड हुआ है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और दिस एंगल,
ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। ये कैसे एंगल हैं आपके, ऑल्टरनेट एंगल है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं, तो एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड सी द क्वेश्चन नंबर 1। सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ध्यान से देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक। वो 20 मीटर लंबी रस्सी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर ये वर्टिकल पोल है। पहले आपको इसमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है। ये पोल है, ये उसका ग्राउंड यहाँ बॉटम है और दिस इज द टॉप, ठीक है, ये टॉप है पोल का, ठीक है। और यहाँ पर एक लंबी रस्सी थी, एक लॉन्ग रोप थी जो कि टाइटली यहाँ पर स्ट्रेच कर दी थी ग्राउंड के साथ, टाइटली बांध दी थी ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये लेंथ ऑफ रोप है, कितनी है लेंथ ऑफ रोप, 20 मीटर। ध्यान से देखना, ये आपका पोल था, ये हाइट ऑफ पोल है। उसके बाद ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रस्सी है आपकी, ये लेंथ ऑफ रोप जो है, द लेंथ ऑफ रोप, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड था, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितने डिग्री का हुआ है, 30 डिग्री का एंगल जो है ये फॉर्म्ड हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें फाइंड करनी है और क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर ए बी जो है वो हाइट ऑफ द पोल है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ पोल, जो आपने एच लिख दिया है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और लेंथ ऑफ रोप जो है वो AC है, AC इज द लेंथ ऑफ रोप। कितने मीटर दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। और व्हाट यू हैव टू फाइंड, और एंगल BCA जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ग्राउंड से टॉप की तरफ बन रहा था वो है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको जब रेशोज बताई थी तो ये मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये सब चीजें मैंने बताई थी ना, एब्रीवेशन बताया था, जैसे S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेंजेंट। साइन जो होता है, साइन जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। कॉस जो है वो क्या होता है, B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये बाकी जो 3 रेशोज थी, कॉट, सिकेंट और कोसिकेंट जो थी, इन तीनों का रेसिप्रोकल थी, ये मैंने सब बताया था आपको। तो यही चीजें इसमें भी यूज होनी है इस चैप्टर में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो कैसे यूज करोगे आप, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर H है, हाइपोटेन्यूज आपका 20 है, इक्वल टू आपको एंगल जो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ये थीटा है, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका H है, हाइट ऑफ द पोल है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा 1/2 होती है, याद है ना आपको। मैंने सारा टेबल भी आपको बना के दिया था कि कैसे हम वैल्यूज एंगल्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2H इक्वल टू 20, सो द वैल्यू ऑफ H, height of the pole, equal to
10 मीटर। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे? हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है आपको, और स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको फिगर ड्रॉ करनी है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की ही रेशियोज यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ आंधी की वजह से टूट गया, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये एक पेड़ था, ध्यान से देखना, ये पेड़ जो है आंधी की वजह से टूट गया, ठीक है। तो ये जो ब्रोकन पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, उसका जो टॉप था, टूटने के बाद यहाँ ग्राउंड पर टच हो गया, ठीक है, या ग्राउंड वो इस तरह से टूटा, मान लो ये यहाँ से बेंड हुआ, तो ये वाला हिस्सा जो है ये टूटकर यहाँ आ गया, राइट। तो जब हमारा ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ तक आ गया, ग्राउंड के साथ टच हो गया ये, तो यहाँ पर ये हिस्सा टूट के बॉटम तक आ गया। अब उसके बाद जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का टॉप था और ये था बॉटम। पहले स्टेटमेंट समझना, फिगर समझना, तब क्वेश्चन करना इसका। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, ठीक है, बॉटम या फुट हो गया, और द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और जहां पर टॉप टच किया है, ये उसका टॉप था, इसने यहाँ टच किया, जो एंगल फॉर्म कर रहा है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। फुट से और ट्री के टॉप जहां टच किया है ग्राउंड पर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। बट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द टोटल हाइट। ये जो हाइट थी ट्री की, आपको ये फाइंड करनी है। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन, ठीक है। आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो आपको एंगल दे रखा है कि कितने डिग्री का एंगल बॉटम के साथ बना है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है कि डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री और बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम जहां टच किया है वो 8 मीटर है, ये डिस्टेंस दे रखा था। अब आपको टोटल हाइट जो है वो फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पर ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ पर मैंने नेमिंग दे दिया, राइट। जो आपका एसी हिस्सा है और जो बीसी हिस्सा है, जहां पर टॉप टच किया था, ये दोनों इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस, ठीक है। मैंने इसको डीसी को एक्स लेट कर लिया, लेट डीसी इक्वल टू एक्स, और जो सी बी है बीसी इक्वल टू वाई, ये मैंने वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें जो हमारा, अगर ये वाई लेट, ये वाई था हमारा, तो ये भी हमारा वाई है, दोनों इक्वल है, क्योंकि एसी बीसी के बराबर है, दोनों इक्वल है वाई। तो अगर मुझे पूरे पेड़ की हाइट फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर होगी, एक्स प्लस वाई के बराबर होगी, ठीक है। मैंने यहीं पर सारी चीज मेंशन कर दी है। अब टर्न वाइज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करती हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ एक्स की। तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा बेस है, ठीक है। सारी चीज देखो यहाँ पर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, P अपॉन में बी, P अपॉन में बी क्या होता है, टेंजेंट होता है। यहाँ पर P अपॉन में बी क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या है, x है, और बेस आपका क्या है, 8 है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/2,
और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो अगर मुझे tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन अपॉन में cos, तो साइन आपका 1/2 है, cos आपका √3/2 है, 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/√3। ये टेबल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर से एक बारी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिर से आ जाए हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 1 जा 8 अपॉन में √3। इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। नाउ x की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वो आपका क्या होता है cos होता है। तो यहाँ पर लिखो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, और बेस है आपका 8 और हाइपोटेन्यूज है y, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर बेस है आपका 8 और ये है आपका y, तो आपके यहाँ पर मैंने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3/2, तो 16 इक्वल टू √3y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन में √3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई जो थी वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी, तो x कितना आ गया आपका 8 अपॉन में √3, y कितना आ गया आपका 16 अपॉन में √3, तो √3 एलसीएम आ गया 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन √3। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर रूट में गिवन है, √3 अपॉन में √3, 24 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो आंसर क्या आ गया 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया आपका 8√3 मीटर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मीटर दे रखा था, तो यू विल राइट द यूनिट ऑल्सो 8√3 मीटर। ठीक है, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आप लोगों ने फिगर बनानी है, और जैसे ही आपकी फिगर बन जाती है इजीली वो क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। Now see the third question. First I am reading the statement. In the statement it is given to you, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. यहाँ पर हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, AB is the height of slide, और and is inclined an angle 30 degree to the ground, और ग्राउंड से जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है, ये स्लाइड थी, जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है, उसके बाद दे रखा है she wants to have a for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. जो बड़े बच्चे थे उनके लिए जो हाइट थी वो 3 मीटर थी, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड से जो एंगल था टॉप ऑफ द, यहाँ पर हाइट ऑफ द स्लाइड के साथ, ये क्या कहते हैं, स्लाइड की लेंथ थी, लेंथ ऑफ स्लाइड
और जो एंगल बना रही थी वो स्लाइड जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए था वो है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? आपको लेंथ ऑफ स्लाइड की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है। जो हाइट है स्लाइड की वो कितनी दे रखी है, वो 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो दोनों केसेस में फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन जो आपको लेंथ ऑफ स्लाइड है वो आपको फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप ये दोनों चीजें? यहाँ पर दिस इज द हाइट इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन में एच। ये आपका क्या होता है? साइन होता है, साइन 30 डिग्री। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और परपेंडिकुलर है 1.5। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3.0। डेसिमल के बाद की जीरो मैंने काट दी है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चों की जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितना आ गया? 3 मीटर। ठीक है, अब फॉर द, ये तो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए था, बिलो द एज 5 ईयर। और अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग यहाँ पर स्टिप ऑफ स्लाइड निकालनी है आपको। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन नहीं है। यहाँ पर लिखो ट्रायंगल डीईएफ में दोनों अलग अलग मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये है आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और ये है 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को आप डीएफ भी लिख सकते हो, आपको गिवन ही है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 6 बराबर है √3 डीएफ। तो डीएफ क्या आ जाएगा आपका? 6 अपॉन में √3। इसको रेशनलाइज कर दो आप। तो रेशनलाइज जब आप करेंगे तो √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 6√3 अपॉन में 3। 3 2 जा 6। तो लेंथ ऑफ स्लाइड बड़े बच्चों का आपका क्या आ गया? 2√3। यहाँ तक समझ आया आपको? ये समझ आया आपको? तो ये आपका क्या आ गया है? ये तो बड़े बच्चों का लेंथ ऑफ स्लाइड मैंने निकाला है और ये आपका क्या निकाला है? स्मॉल चिल्ड्रन का जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितना आ गया? 3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। Now see the next question. The angle of elevation. मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, 4th क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आप नोट भी करते जाना अपनी कॉपी में। The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. क्या क्या चीजें आपको गिवन है 4th क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, हाइट ऑफ टावर, ए बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी द हाइट ऑफ टावर और ग्राउंड से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यहाँ से डिस्टेंस था जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो है 30 मीटर। डिस्टेंस 30 मीटर था, टावर से 30 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री।
और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको क्या फाइंड करना है, ये एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल के सामने अपोजिट साइड, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, P अपॉन में B क्या होता है, टेंजेंट होता है। P अपॉन में B इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। ये हाइट ऑफ द टावर है, ये इसका बेस था, तो P अपॉन में B आपका टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू मैंने लिख दी थी, किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया, 1 अपॉन में √3। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन √3 और यहाँ पर परपेंडिकुलर एच आपको दे नहीं रखा हाइट ऑफ टावर और बेस दे रखा है 30, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू 30। तो h कितना आ गया आपका 30 अपॉन में √3। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो रूट में दे रखा है, डिनोमिनेटर रूट में दे रखा है, तो उसको आप होल नंबर में लाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो √3 अपॉन में √3 सिंगल नंबर था, तो 30 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 30 को 3 से डिवाइड किया तो h कितना आ गया 10√3 मीटर। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर इस तरह से लिखना, हाइट ऑफ टावर equal to 10√3 meter. This is the answer of this question. Okay, note down this question please in your notebook. Now see next question number 5. Statement read कर रही हूँ. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. साथ साथ फिगर भी बना देते हैं. एक काइट जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, और द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसके साथ जो रोप है, जो डोर होती है, ठीक है, वो यहाँ पर टाइटली स्ट्रेच कर दिया ग्राउंड से, ठीक है, ये लेंथ ऑफ रोप है। A string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. और ये 60 मीटर ऊपर की तरफ उड़ रही थी ये काइट, राइट। उसके बाद the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग थी, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये इंक्लाइंड थी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, आपको 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मींस कोई गांठ होती है ना, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो वो फिर और लेंथ बढ़ जाती है अगर कोई गांठ सी लग जाए। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपने मान के चलना है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको इससे मिला दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, दिस इज योर बेस। आपको हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम अगर बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली निकल आता है। ये दिस इज योर एंगल के सामने, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, यहाँ पर P अपॉन में H इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा आपका 60 डिग्री, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, यहाँ पर √3 अपॉन में 2, क्योंकि cos 30 और साइन 60 बोथ आर सेम, ठीक है ना, इसका रिलेशन भी मैंने आपको बताया था। नाउ परपेंडिकुलर हाइट कितना दे रखा है आपका 60, और हाइपोटेन्यूज आपको दे नहीं रखा, यहाँ पर AC लिख दो,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू √3 AC। तो AC की लेंथ कितनी आ गई 120 अपॉन में √3। तो इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया साथ साथ ही। तो AC की लेंथ कितनी आ गई 120 √3 अपॉन में 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √9 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया 3। इन चीजों के बारे में 9th में बहुत क्लियर किया था, ठीक है ना। और ये आपका आ गया 40। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो आंसर किस तरह से लिखोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो ये मैंने आपको आज 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर स्टूडेंट आपका कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, बिकॉज 4 मिनट्स आपके रह गए हैं। और टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछो। Yes, student, if you having any doubt regarding these 5 questions, and note down this question also in your notebook. अगर कोई डाउट है फर्स्ट